हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को सीखेंगे। ठीक है, तो हम आपको स्क्रीन शेयर करते हैं। ये आपकी स्क्रीन आ गई। तो जहाँ तक हमें याद है, लास्ट वाले लेक्चर पे हम लोगों ने ये कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है, ठीक है, इस पर डिस्कशन किया था। सिस्टोल एट्रिया का या वेंट्रिकल का जो सिस्टोल है या ऑल चैम्बर जो होते हैं वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं, इनकी ड्यूरेशन को फॉलो किया था। अब अपने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अब जो आता है, ठीक है, या मोस्टली क्वेश्चंस पुट होता है वो यहाँ से आता है, जॉइंट डायस्टोल। व्हाट इज जॉइंट डायस्टोल? तो ध्यान से सुनिएगा। एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, एट द वेंट्रिकल सिस्टोल एंडिंग द वेंट्रिकल स्टार्ट रिलैक्स। तो जैसे ही वेंट्रिकल का सिस्टोल एंड होता है, ठीक है, वेंट्रिकल स्टार्ट करते हैं अपना रिलैक्सेशन, और उस रिलैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं? डायस्टोल बोलते हैं। मीन्स वाइल एट्रिया हु ऑल्सो हैव बीन रिलैक्सिंग and for a short period both atria and the ventricles are in relaxed state। तो हम आपको एक कॉमन एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, वेन एवर both atria and the ventricles undergo a diastolic phase mean relaxation phase is called joint diastole। अब यहाँ से जो joint का मीनिंग निकल रहा है कि एट्रिया और वेंट्रिकल both undergo in a diastolic phase। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे हम डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल बोलेंगे। अब इस ज्वाइंट डायस्टोल के बाद फिर क्या होता है? स्टार्ट हो जाते हैं इवेंट, डिफरेंट इवेंट स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो इवेंट होते हैं, इस इवेंट में क्या क्या होता होगा? एट्रियम ब्लड से फिल हो जाता है, वेंट्रिकल ब्लड से फिल हो जाता है, और फिर जो वेंट्रिकल होते हैं ये सिस्टोल करते हैं। क्या करते हैं? सिस्टोल करते हैं। और जब ये सिस्टोल करेंगे तो ब्लड पंप हो जाएगा, और इसी को हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल। तो मीन कार्डियक साइकिल इज अ कंप्लीट sequential event of the heartbeat that takes about 0.85 सेकेंड in a one cardiac cycle। ठीक है, तो 0.85 सेकेंड में ब्लड हार्ट में फिल भी हो गया, पंप भी हो गया। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, जब हार्ट अपनी वर्किंग करेगा, कार्डियक साइकिल को फॉलो करेगा, तो उस ड्यूरेशन में कुछ साउंड भी हम ऑब्जर्वेशन में फील करते हैं। तो ये जो साउंड हम फील करते हैं, एक स्पेसिफिक टूल होता है या डिवाइस होती है जिसको डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टेथोस्कोप। ठीक है, दीज हार्ट साउंड आर हेयर थ्रू अ डिवाइस इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप से हम इसको हेयर कर लेते हैं, और स्टेथोस्कोप को अप्लाई कहाँ पे करते हैं? चेस्ट पे अप्लाई करते हैं। तो टू टाइप ऑफ साउंड हमको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में आती है, लब साउंड एंड डब साउंड। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि लब साउंड और डब साउंड में से फर्स्ट साउंड कौन सा होता है? ठीक है, तो फर्स्ट साउंड कौन सा होता है? ये आपकी बुक के स्टेटमेंट में यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट साउंड इज लब, और इसको प्रोड्यूस कौन करेगा? फर्स्ट साउंड की अगर हम बात कर रहे हैं, लब साउंड अगर फर्स्ट साउंड है तो व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है एट्रियोवेंट्रिकुलर, मीन बोथ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल गेट क्लोज शार्पली। जब भी शार्पली क्लोज होते हैं तो फर्स्ट साउंड लब के फॉर्म में क्रिएट हो जाता है। ये बात समझ आ रही है? और ये तभी पॉसिबल है जब वेंट्रिकल क्या करते हैं? सिस्टोलिक फेज में एंटर करते हैं। तो अब जब सेकंड साउंड की बात कर रहे हैं, तो सेकंड साउंड कौन सा होता है? डब साउंड क्रिएट होता है, और ये तभी पॉसिबल है जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। बात समझिएगा, लब का जो साउंड आया था ये तब आया था जब वेंट्रिकल ने सिस्टोल फॉलो किया था, और जब डब की साउंड की बात करेंगे तब आ रहा है जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है। और जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है तो सेमी लूनर वॉल जो कहाँ पे मिलेंगे आपको? ओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के रूट पर मिलेंगे, ये क्लोज हो जाते हैं। तो कंक्लूजन की बात आप समझिए, जब भी हार्ट बीटिंग होती है, हार्ट वर्किंग करता है, तो टू टाइप के साउंड आते हैं, लब का साउंड आता है, डब का साउंड आता है। इन दोनों साउंड्स को हम हियर करते हैं एक डिवाइस के थ्रू जिसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप।
ठीक है। उस स्टेथोस्कोप को हम चेस्ट पे अप्लाई करते हैं और हियर करते हैं टू टाइप ऑफ साउंड, दैट इज लब एंड डब साउंड, ठीक है, इन शॉर्ट सक्सेशन फॉलोड बाय अ गैप, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि दोनों साउंड एक साथ आ जाएंगे, एक पहले लब का साउंड आएगा फिर डब का साउंड आएगा। लब का साउंड तब पॉसिबल होता है जब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं, मीन एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व जब क्लोज होते हैं, ठीक है, शार्पली को क्लोज होते हैं, व्हेन देयर इज अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और अगर हम बात करते हैं डब साउंड की, तो डब साउंड तब ये प्रोड्यूस हो जाएगा, सेकंड साउंड होगा जब एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के रूट पर क्या मिलेंगे, सेमी लूनर वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, तो यहाँ से डब का साउंड क्रिएट होता है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया लब और डब वाले साउंड की बात बताई। अब रेट ऑफ हार्ट बीट पे आ जाते हैं। तो रेट ऑफ जो हार्ट बीट है वो वेरी कर रहा है, देखिए वेल, एलिफेंट, हॉर्स, एडल्ट मैन, एडल्ट वुमेन, कैट, न्यूबॉर्न इन्फेंट, रैट एंड स्पैरो, ठीक है। तो ये वेरी करता है। और एक बात और ध्यान देने वाली है, आप जरा ध्यान से देखिएगा, लार्जेस्ट एनिमल यहाँ पे व्हेल मेंशन होता है वैसे, ठीक है, उससे जो स्मॉल होगा एलिफेंट होगा। अब जरा आप देखिए लार्जेस्ट एनिमल में हार्ट बीट का जो रेट है वो 15 है, एलिफेंट में 25 हो गया, हॉर्स में देखिए 40 हो गया, एडल्ट मैन के केस में देखिए ये रेंज जो आपको नज़र आ रही है 64 टू 80 नज़र आ रही, कैट के केस में देखिए 120 हो गया, न्यू बॉर्न के केस में 140 हो गया, ठीक है, रैट के केस में 250 हो गया, स्पैरो में 800 से 900। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेशन लगा पा रहे हैं, हार्ट बीट इज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। साइज अगर स्मॉल है तो हार्ट बीट कैसा होगा, कम होगा, साइज अगर बड़ा होगा, ठीक है, साइज अगर कैसा है, लार्ज है, साइज अगर लार्ज है तो हार्ट बीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और साइज अगर स्मॉल है, ठीक है, साइज अगर स्मॉल है तो यहाँ पे आप देखिए हार्ट बीट मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है। अगर ह्यूमन की बात करिए, एडल्ट ह्यूमन की बात करिए, यहाँ पे देखिए ये रेंज दे रखी है, इन्फेंट के केस में 140 की रेंज दे रखी है। तो ये डेटा आप याद करके रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से कुछ और बातें भी आपकी बुक में मेंशन कर रखी, क्या ध्यान से देखिएगा, स्मॉलर द साइज फास्टर द हार्ट रेट, ये हमने आपको पहले ही बताया, साइज स्मॉल है हार्ट रेट फास्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों दे दिया, बिकॉज द स्मॉलर द एनिमल मोर द लॉस्ट इट बॉडी हीट ड्यू टू हायर सरफेस। स्मॉल एनिमल का जो बॉडी सरफेस होता है वो कैसा होता है, हायर होता है, और जब हायर होगा तो बॉडी हीट भी ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाएगी, देयर फोर इंक्रीज हार्ट बीट रेट डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी हीट फास्टर। अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई बॉडी का जो साइज है वो स्मॉल है, तो सरफेस एरिया कैसा हो गया, ठीक है, सरफेस वॉल्यूम रेशियो तो हायर हो गया ना, तो उस केस में क्या होता है, बॉडी हीट ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाती है, तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, तो हार्ट बीट का रेट भी फास्ट करना पड़ेगा। सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग में बोल रहे हैं यंग ग्रोइंग स्टेज में क्या होता है, जैसे ह्यूमन बेबी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म हाई होता है ना, और जब मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो ग्रोथ भी हायर होगी, ठीक है। और इसलिए नेचर ने क्या करवाया, हार्ट बीट रेट को फास्ट करवाया, क्यों, क्योंकि सप्लाई करनी पड़ेगी ना ऑक्सीजन की या मेटाबॉलिक जो सब्सटेंसेस होते हैं, राइट क्वांटिटी में सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हार्ट बीट का कॉन्सेप्ट होता है। उम्मीद है कि आपको ये बातें आसानी से समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो क्या है, पेस मेकर, ठीक है। तो पेस मेकर की बात करते हैं तो उसको एक और टर्म देते हैं शॉर्ट में एब्रीविएशन क्या होता है, SAN, साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड बोल दिया। तो अब आपका जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, तो लोकेशन कहाँ पे होगी, वॉल ऑफ द राइट आर्टिकल, ठीक है, राइट आर्टिकल कहाँ पे, ये, तो राइट जो एट्रियम होगा, आर्टिकल होगा, वहाँ पे देखिए ये आपकी बुक में मेंशन कर रखा है, राइट आर्टिकल की वॉल में प्रेजेंट होगा, करता है क्या है, इम्पल्स रिले करता है, ठीक है। और ये जो इम्पल्स होंगी कहाँ जाएंगी, वेंट्रिकल्स में जाएंगी, जिससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। तो ये पेस मेकर की बात होगी। और क्या गिवन है, कुछ और भी डेटा आप फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा कंप्लीट कंडक्टिंग पाथवे को जरा देखिए। फर्स्ट यहाँ पे SA नोड हो गया, ठीक है। सेकंड कौन सा हो गया, AV नोड होता है, ये AV नोड हो गया,
SA नोड, AV नोड, और यहाँ से ये क्या निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है, बंडल, ठीक है, AV बंडल। और ये जो बंडल ऑफ हिस्स है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, डिवाइड हो गया। अब राइट बंडल ऑफ हिस्स और लेफ्ट बंडल ऑफ हिस्स, ये देखिए यहाँ से इसको राइट बंडल ऑफ हिस्स बोल दिया और इसको आपने बोल दिया लेफ्ट बंडल ऑफ हिस्स बोल दिया। उसके बाद ये बंडल ऑफ हिस्स है राइट और लेफ्ट में तो जा ही रहा है, लेकिन इसके बाद ये क्या है, ब्रांचेस में भी कन्वर्ट हो रहा है ना, तो इन ब्रांचेस को क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, पुरकिंजे फाइबर्स बोलेंगे। तो इंटायर जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है, जैसे हार्ट सिस्टोल भी करेगा, डायस्टोल भी करेगा, तो उसमें जो इन्वॉल्व होने वाले पार्ट है कौन कौन से, नंबर 1 SAN, नंबर 2 AVN, ठीक है, और नंबर 3 क्या आया, बंडल ऑफ हिस्स आया, लास्ट में अगर आते हैं तो पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। दीज 4 स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग पाथवे ऑफ द हार्ट। तो ये तो हमने आपको नेम बता दिए। अब जरा कुछ और बातें देखिए क्या है। SAN की प्रेजेंस कहाँ पे होगी, नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। SAN की पोजीशन कहाँ पे होगी, जहाँ पे सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग होती। AV नोड कहाँ पे होगा, AV नोड इज फाउंड नियर द इंटर आरिकुलर सेप्टम, इंटर आरिकुलर सेप्टम नियर द ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बातें मेंशन की जा रही हैं, एक तो ये इंटर आरिकुलर सेप्टम, ठीक है, और ट्राइकस्पिड वॉल के नियर। बंडल ऑफ हिस की जब बात करते हैं, अ बंडल ऑफ मसल्स फाइबर कॉल्ड बंडल ऑफ हिस, ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, AVN से स्टार्ट होता है, और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जाकर के क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो अब बंडल ऑफ हिस की जैसे बात कर रहे होते हैं, तो बंडल ऑफ हिस कंसिस्ट ऑफ ब्रांचेस ऑफ द फाइबर। तो बंडल ऑफ हिस पे क्या होता है, ब्रांचेस होती हैं दैट रनिंग अलोंग द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये जो बंडल ऑफ इसकी जो ब्रांचेज होती हैं ये एक्सटेंड हो जाती हैं वॉल ऑफ द वेंट्रिकल में, एंड इनको बोलते क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स बोला जाता है। ऑल दीज टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम, ऑल दीज टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम, दिस सिस्टम इज कॉल्ड कंडक्टिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम बोलते हैं। तो आपके यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो क्या है, पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। ये पुरकिंजे फाइबर की प्रेजेंस कहाँ पे होती है, तो आप बताएंगे कहाँ पे, वॉल ऑफ द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल की वॉल पे पुरकिंजे फाइबर की प्रेजेंस। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पे क्या होगा, बंडल ऑफ हिस, ठीक है, बंडल ऑफ हिस। और बंडल ऑफ हिस स्टार्ट कहाँ से होता है, AVN से स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन आपका और मेंटेन हो जाएगा, AV नोड की प्रेजेंस कहाँ पे होती है, कहाँ पे होगी, नियर द इंटर आरिकुलर सेप्टम और नियर ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कैसा ऑप्शन आपका आने वाला है। ऐसा नोड की प्रेजेंस कहाँ पे होगी, नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये भी चेक किया। अब एक और इन्फॉर्मेशन क्या है, कभी कभी पेसमेकर फॉल्टली कॉजिंग हार्ट ट्रबल, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो पेसमेकर होता है एजिंग के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। देन एन आर्टिफिशियल पेसमेकर मे बी फिक्स्ड इन हार्ट ऑफ अ सच पर्सन। तो ऐसे जो पर्सन्स होते हैं उनमें आर्टिफिशियल पेसमेकर अप्लाई किया जाता है, लेकिन एक प्रिकॉशन रखा जाता है कि ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो पर्सन्स होते हैं, उनको जहाँ पे हैवी साउंड क्रिएट हो रहा होता है वहाँ से उनको डिस्टेंस पे रखा जाए या उनको वहाँ जाने पे मना रखा जाए, ठीक है। चलिए अब टॉपिक आता है ब्लड वेसल्स। तो वैसे ब्लड वेसल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स, ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स और इन्हीं का वर्क होता है ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन इनटू द एंटायर बॉडी, आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन्स। अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन मेक होता है वो क्या, आर्टरी और वेन में डिफरेंस के लिए क्वेश्चन मेक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपके इस इमेज से रिलेटेड आपको हम कुछ बातें बताएंगे। आर्टरी पे जरा आप ध्यान से देखिएगा क्या बता रहे हैं। आर्टरी पे वॉल आप जरा चेक करिए, ये लाइन हमने आपको बताई है, ऐसी जो ड्रॉ कर रहे हैं। आर्टरी की वॉल कैसी है, कैसी हो गई, थिक हो गई, ठीक है। वॉल कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है आर्टरी के केस में। वहीं पे आप वेन के केस में जज करिए जरा, वेन के केस में आपको क्या नज़र आ रहा है, ये वॉल क्या थिक है भाई, आर्टरी की कंपेयरिंग में तो थिन ही नज़र आ रही है,
तो हमारा जो पॉइंट बनेगा वो क्या होगा, थिन। वॉल कैसी हो गई, थिन हो गई। एक बात और कंसिडर करिए, अगर इस प्लेस की बात करते हैं तो ये क्या है, ल्यूमेन है। क्या है, ल्यूमेन। यहाँ का ल्यूमेन चेक करिए, यहाँ का ल्यूमेन चेक करिए, ठीक है। तो इसको भी ल्यूमेन ही बोल रहे हैं, ल्यूमेन। तो दोनों के ल्यूमेन में भी चेंज आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है, ल्यूमेन यहाँ पे कैसा हो गया, नैरो हो गया, राइट। और यहाँ का ल्यूमेन कैसा हो गया, वाइड हो गया। तो 2 पॉइंट तो साफ साफ समझ में आ रहे हैं, और यही आपकी बुक में भी मेंशन कर रखा है। मस्कुलर वॉल थिक हो जाती है आर्टरी के केस में, नैरो ल्यूमेन हो जाता है। तो जब ल्यूमेन नैरो हो जाएगा तो अब क्या होगा, ब्लड इन इट फ्लो इन स्पर्ट्स, ठीक है। हाई प्रेशर के साथ बेटा यहाँ पे आर्टरी के केस में ब्लड फ्लो करता है। वहीं पे वेन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो वेन पे जो पॉइंट नजर आएंगे कैसे नजर आएंगे, थोड़े से अपोजिट नजर आएंगे। क्या, थिन मस्कुलर वॉल होती, वाइडर ल्यूमेन होता है, ब्लड इन इट फ्लो यूनिफॉर्मली, ठीक है, विदाउट इंटरप्शन वेन्स में ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, लो प्रेशर के साथ फ्लो करता है। फिर वेन में एक एडिशनल पॉइंट क्या होता है, थिन पॉकेट शेप वॉल, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे, आर्टरी के केस में कोई वॉल्व नहीं होता, लेकिन वेन के केस में पॉकेट शेप वॉल्व होते हैं, जो आपको यहाँ ये दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये वेन के केस में आपको वॉल्व दिखाए गए, तो आर्टरी के केस में ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है। तो ये आर्टरी और वेन का डिफरेंस हो गया। अब हम चलते हैं, आर्टरी की जो ब्रांचेस होती हैं इनको क्या बोलते हैं, आर्टरियोल बोलते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंड द फाइन ब्रांच ऑफ द आर्टरी इज कॉल्ड आर्टेरियोल। तो ऐसे ही वेन की जो ब्रांचेस होंगी इनको हम वेन्यूल बोल देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। अब कैपिलरी पे आ गए, तो कैपिलरी इज अ वेरी नैरो ट्यूब, कैपिलरी इज अ वेरी नैरो ट्यूब अबाउट 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव वो क्या है, कैपिलरी का जो लेयर होगा, ठीक है, कैसा होगा, सिंगल लेयर, और टिश्यू कौन सा होगा, स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, और स्पेशली एंडोथेलियम, ठीक है। ये बात ध्यान में रखेंगे। कैपिलरीज जो होती हैं मच नैरो ट्यूब होती हैं, डायमीटर होता है 8 माइक्रोमीटर का, और सिंगल लेयर का स्क्वामस एपिथेलियम होता है जिसे हम एंडोथेलियम बोलते हैं। साथ ही ये भी बात ध्यान में रखिएगा, मसल होती हैं एब्सेंट, ठीक है, क्योंकि आर्टरी में मसल्स होंगी, वेन से मसल्स होंगी, लेकिन कैपिलरी में मसल्स नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। चलिए और क्या बचा यहाँ पे, ये जो कैपिलरीज होती हैं इंटायर बॉडी में, इनका नंबर जो होता है टोटल नंबर, ठीक है, वो कैसा होता है, ऑलमोस्ट इनकंसीवेबल, ऑलमोस्ट इनकंसीवेबल। अब एक कंसिडरेशन माना जाता है, if all the blood capillaries with the body were placed end to end, ठीक है, यहाँ पे लाइन मेंशन है, अगर हम सभी कैपिलरीज को एंड टू एंड अगर प्लेस कर दें तो क्या होगा, could extend to a length of 100,000 kilometer. Their total wall surface would be more than 500 square meter. तो ये आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि अगर हम इंटायर कैपिलरी को एंड टू एंड करके रख के प्लेस करें तो इनकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 100,000 किलोमीटर की होगी, और इनका टोटल वॉल सरफेस जो होगा मोर देन 500 स्क्वायर मीटर का होगा। अब जरा चलते हैं इनके फंक्शंस की तरफ, ठीक है, इनके फंक्शन की तरफ चलते हैं कि कैपिलरीज के फंक्शंस क्या होते हैं। तो जब हम कैपिलरी के फंक्शन की बात करते हैं, टू अलाउ आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, कैपिलरी से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है आउटसाइड, ठीक है, और ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी तो कहाँ जाएगी, इंटरसेलुलर फ्लूइड में जाएगी, ठीक है, और फिर ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, टिश्यूज में जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट में दो बातें बताई जा रही है, कैपिलरी में ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन निकल के टिश्यू फ्लूइड में चली गई, फिर टिश्यू फ्लूइड से ऑक्सीजन कहाँ चली गई, टिश्यू में चली गई। फिर सेकंड पॉइंट में क्या बता रहे हैं कि अगर टिश्यूज ने CO2 को प्रोड्यूस किया, समझ रहे हैं, CO2 को प्रोड्यूस किया तो वो CO2 बेटा इनवर्ड डिफ्यूज हो जाएगी कैपिलरी के विद इन। कहाँ से डिफ्यूज होगी, फ्रॉम इंटरसेलुलर फ्लूइड से डिफ्यूज होगी। तो यहाँ पे दो पॉइंट में एक्सचेंज वाली बात चल रही है, ठीक है। थर्ड की अगर बात करते हैं तो आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंसेस
लाइक ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, यूरिया, हार्मोन्स, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं आउटवर्ड चले जाते हैं कैपिलरी से निकल के। फिर अगर हम फोर्थ पॉइंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ल्यूकोसाइड जो होती हैं ये स्क्वीज आउट होती हैं कैपिलरी से, ठीक है, कैपिलरी से स्क्वीज आउट हो जाएंगी। और ये होता है क्या है, अमीबाइड मूवमेंट होता है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जम्स हो सकता है एंटर कर गए हों, जम्स को डिस्ट्रॉय करना है। फिर से एक बार समझेंगे, ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनवर्ड हो रही है, तो एक्सचेंज चल रहा है O2 और CO2 का, ठीक है। थर्ड वाले पॉइंट में क्या बता रहे हैं, डिफ्यूजन हो जाता है ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, यूरिया एंड हार्मोन लाइक कंटेंट का इनवर्ड, ठीक है। ल्यूकोसाइड जो होती हैं स्क्वीज आउट हो जाती हैं थ्रू द कैपिलरी वॉल, ठीक है, बाय मींस ऑफ अमीबाइड मूवमेंट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्क्वीज आउट प्रोसेस क्या बोलते हैं, डाई एपिडेसिस। क्या बोलते हैं, डाई एपिडेसिस, ठीक है। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पॉसिबली शायद पढ़ लिया होगा, या हमने इसी लेक्चर में इस चैप्टर के लेक्चर में कहीं ना कहीं आपको डिस्कस किया होगा। अब आते हैं वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन क्या होता है, वैसोडाइलेशन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन। तो कैपिलरी के पास क्या होता है, पावर होती, पावर ऑफ डायलेटिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। क्या हो रहा है, अगर ये कैपिलरीज डायलेट हो रही हैं तो बोलेंगे वैसोडाइलेशन हो गया, और अगर ये कैपिलरीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं तो हम क्या बोलेंगे, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है। विच रेस्पेक्टिवली इंक्रीज और डिक्रीज द ब्लड सप्लाई whenever there is a vasodilation and vasoconstriction, ठीक है, which respectively increase or decrease the blood supply to the body part. Evidences of these changes in the capillaries is seen in the color of the skin, ठीक है। तो आपको ये 2 वर्ड माइंड में सेट करके रखने हैं। वैसोडाइलेशन मीन whenever blood vessel became dilate, ठीक है, वैसोडाइलेशन हो गया। और वैसोकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, रिलैक्स हो रही है, एक्सपेंशन चल रहा है तो वैसोडाइलेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है तो क्या बोल दिया उसको, वैसोकंस्ट्रक्शन बोल दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ब्लड की सप्लाई को हम रेगुलेट कर सकते हैं। ब्लड की सप्लाई बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है, इंक्रीज भी हो जाती है, डिक्रीज भी हो जाती है। तो एविडेंसेस ऑफ दीज चेंजेस इन द कैपिलरीज सीन इन द कलर ऑफ द स्किन। तो ये जो एविडेंसेस हैं ये हम कैसे स्किन के कलर में जो चेंजेस आते हैं उसको हम देख सकते हैं। वॉक इन द हॉट सन, फेस टर्न पिंक। जब भी हम इंटेंस लाइट में चलते हैं, ठीक है, तो फेस हमारा पिंक हो जाता है। इंक्रीज ब्लड फ्लो। व्हेन इट इज टू कोल्ड फेस टर्न ब्लूइश, रिड्यूस ब्लड फ्लो। इंटेंस लाइट में जाते हैं तो फेस हमारा कैसा, पिंकिश हो जाता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ब्लड की सप्लाई राइज कर गई, ठीक है। और टू कोल्ड सीजन होता है, टू कोल्ड, ठीक है, तो फेस कैसा हो जाता है, ब्लूइश हो जाता है, मीन रिड्यूस द ब्लड फ्लो। तो ये हमने आपको डायलेशन और कंस्ट्रक्शन के अबाउट बताया। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आपके क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अगर आया, ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या आता है, आर्टरी वेन पे डिफरेंस। लेकिन हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म दिख गया है यहाँ पे, विन्यूल, ठीक है। विन्यूल क्या है, तो बच्चों होता ये है कि जो कैपिलरीज होती हैं ग्रेजुअली रीयूनाइट एंड इंक्रीज इन द साइज एज्यूमिंग द सेम 3 लेयर्स, ठीक है, एज इन आर्टरी एंड द वेन्स। द स्मॉलेस्ट यूनाइटेड कॉमन ब्रांच। तो आपको अगर विन्यूल का क्वेश्चन अगर आता है तो विन्यूल क्या है, the smallest united common branch is called venule, and the venule join to form a large vein. Compared with arteriole, and venules are larger with much weaker muscle coat, ठीक है। तो हमें आपको क्या बताना था, विन्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनाइटेड कॉमन ब्रांच जो होती है उसको क्या बोलते हैं, विन्यूल बोलते हैं। विन्यूल ज्वाइन टू फॉर्म लार्जर वेन, जैसे आर्टरियोल था वैसे यहाँ पे विन्यूल है, ठीक है। जो ब्रांचेस होती थी आर्टरी की उनको क्या बोलते थे, आर्टरियोल बोलते थे। तो ऐसे ही स्मॉलेस्ट यूनाइटेड कॉमन ब्रांच इसको क्या बोलेंगे, विन्यूल बोलेंगे। विन्यूल ज्वाइन हो जाते हैं, लार्जर वेन बनाते हैं, ठीक। अब आर्टरी वेन के डिफरेंस पे आते हैं। तो जब हम आर्टरी वेन के डिफरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, इनका वर्क होता है ब्लड को कैरी करना, बट अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। ब्लड को कैरी करते हैं लेकिन अवे फ्रॉम द हार्ट। लेकिन अगर वेन की आप बात करोगे तो ये भी ब्लड को कैरी करेगा, बट अवे फ्रॉम एन ऑर्गन, ठीक
ठीक है, अगर आपको हम कॉमन लैंग्वेज में कह दें कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ब्लड पहुंच रहा है, तो किसकी हेल्प से पहुंच रहा है? हार्ट ने पंप कर दिया और आर्टरीज उसको कैरी करके बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। लेकिन अगर बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो फिर लौट के भी तो ब्लड को आना पड़ेगा ना, तो कौन लेके आएगा? वेन्स। ठीक है, वेन्स ब्रिंग द ब्लड इनटू द हार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्ट हेपेटिक पोर्टल वेन। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वेन का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अपोजिट होता है। अच्छा, स्ट्रक्चर पे अगर आते हैं तो स्ट्रक्चर की बात तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर ली है कि आर्टरी की वॉल थिक होती है। ठीक है, ल्यूमेन जो होता है वो नैरो होता है। ठीक है, वॉल एब्सेंट होते हैं, वॉल इलास्टिक होती है, ऐसा कुछ। ठीक है, वेन्स की जब बात करेंगे तो ये जो होती हैं इनकी वॉल थिन होगी, ल्यूमेन जो होगा नैरो होगा, नॉन इलास्टिक होगा। ठीक है, जिसको हमने बोला है ल्यूमेन को वाइडर। ठीक है, वॉल की प्रेजेंस होगी, तो स्ट्रक्चर वाइज करके बात होती है। अब अगर पोजीशन की बात करिए आप, तो आर्टरी की जो पोजीशन होती है हमारी बॉडी में डीप होती है। कहाँ होती है? वेरी डीप। लेकिन वहीं पे ये पोजीशन कहाँ पे होगी? सुपरफिशियल, मीन्स नियर टू द स्किन। ये कोलैप्स नहीं होती हैं, ये कोलैप्स हो जाती हैं। ये स्ट्रक्चर वाइज करके बात हो गई। अब अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं, ब्लड कंपोजिशन की बात करते हैं, तो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है वो ऑक्सीजनेटेड, मीन ऑक्सीजन रिच ब्लड की सप्लाई होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन क्या आ गया? पल्मोनरी आर्टरी का एक्सेप्शन। पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन रिच ब्लड की सप्लाई नहीं होती। यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होता है वो CO2 रिच, मीन डी ऑक्सीजनेटेड। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं आप, क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और जो वेन्स होती हैं वैसे तो उनमें मोस्ट ऑफ द केस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सप्लाई होता है, मीन CO2 लेडन ब्लड। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ भी आया, किसका? पल्मोनरी वेन का। तो पल्मोनरी वेन में क्या होता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड की सप्लाई होती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो ब्लड होगा वो जर्क के साथ, क्यों? क्योंकि ल्यूमेन नैरो होता है, ग्रेट प्रेशर के साथ होगा। लेकिन यहाँ पे ब्लड फ्लो होगा कंटिन्यूसली, क्योंकि ल्यूमेन कैसा होता है? वाइड होता है, वेरी लिटिल प्रेशर फील होगा। तो इस तरीके से हमने आपको आर्टरी और वेन पे डिफरेंस बताया। अब चलते हैं बच्चों द टू ब्लड सर्कुलेशंस की तरफ। टू ब्लड सर्कुलेशंस, तो जो टू ब्लड सर्कुलेशंस हैं वो आपको क्या बताया जा रहे हैं? एक तो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, सेकंड क्या होता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इन्हीं दोनों को मिला के बोल रहे होते हैं डबल सर्कुलेशन। समझ रहे? डबल सर्कुलेशन मीन द सर्कुलेशन दैट इन्वॉल्व टू काइंड ऑफ सर्कुलेशन, दैट इज पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब जरा आप समझिएगा हो क्या रहा है। The general plan of the body circulation in our body is shown in figure 7.13. Blood flow twice in the heart. Blood flow twice in the heart before it complete one full round. ठीक है, ब्लड जो होता है वो हार्ट में ट्वाइस फ्लो करता है। ठीक है, बिफोर इट कंप्लीटिंग वन फुल राउंड, अपने फुल राउंड को कंप्लीट करने से पहले ब्लड जो होता है वो 2 टाइम फ्लो करता है। इसी को बोल रहे हैं डबल सर्कुलेशन। द शॉर्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड लॉन्ग सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो 2 टाइप का जो सर्कुलेशन है, इसमें जो शॉर्ट सर्कुलेशन होता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, लॉन्ग सर्कुलेशन कौन सा होता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। ठीक है, फॉर दिस रीजन ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें डायरेक्ट, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, आपको डाउट का प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा। तो अब जरा ये डिटेल पे समझते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में हुआ क्या। पल्मोनरी सर्कुलेशन की जब बात करते हैं तो इसका स्टार्ट कहाँ से होता है? पल्मोनरी आर्टरी से होता है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी ने क्या किया? ब्लड को लंग्स में फ्री कर दिया। ठीक है, और लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस, ऑक्सीजन रिच ब्लड प्रिपेयर हो गया। अब होता यह है कि लंग्स से जो पल्मोनरी वेन होती हैं ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके लंग्स से कहाँ पे फ्री कर देती हैं? लेफ्ट आर्किल में फ्री कर दिया। तो ये हुआ पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर से एक बात सुन लेंगे, अगर हार्ट ने ब्लड को पंप किया,
तो ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा? लंग्स में फ्री कर देगा, लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो गया, ऑक्सीजन वाला ब्लड प्रिपेयर हो चुका है, और जब ऑक्सीजन वाला ब्लड प्रिपेयर हो चुका है तो पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी? उस ब्लड को कलेक्ट करेंगी, मीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेके आएंगी लंग्स से, फ्रॉम लंग्स, ठीक है, टू द लेफ्ट आर्टिकल। तो ये हुआ पल्मोनरी सर्कुलेशन। वहीं पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ऐसा होता है कि सबसे पहले तो लेफ्ट जो आर्किल है उसमें ब्लड आया, ठीक है, कहाँ आया? लेफ्ट आर्किल में आया, लेफ्ट आर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। फिर क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल करेगा सिस्टोल, और जब सिस्टोल करेगा तो फिर जो ब्लड होता है वो कहाँ पहुंचेगा? ऑर्टा में पहुंचेगा, मीन ऑर्टा सेंड आर्टरी to various body part, their tissues. From there the blood is collected by the vein and poured back into the heart. तो सिस्टेमिक वाले में हम आपको केवल ये बताना चाहते हैं, the systemic circulation pertain to the major circulation in our body. The systemic circulation pertain to the major circulation in body. It start with the aorta that arises from the left ventricle, and aorta arches back and continue behind as aorta. The aorta send arteries to various body part and their tissues. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि ये एक मेजर सर्कुलेशन बॉडी का होता है जिसमें बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और उसके बाद फिर क्या होता है? ब्लड जो होगा वो कलेक्ट कर लिया जाता है बाय द मीन्स, इसको फिर से हार्ट में पोर्ट कर देते हैं। तो ये 2 टाइप के सर्कुलेशंस हो गए। अब चलते हैं एक और सिस्टम की तरफ, वो क्या है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेशली जब एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो स्टमक एंड इंटेस्टाइन, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, यहीं से तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं ना, ठीक है, न्यूट्रिएंट यहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं। तो क्या बोला जा रहा है? द वेन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टमक, द वेन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टमक एंड इंटेस्टाइन do not directly convey the blood to the posterior vena cava. भाई वैसे तो क्या है कि अगर स्टमक और इंटेस्टाइन से ब्लड अगर कलेक्ट होता है वेन्स में तो वो वेना कावा के थ्रू कहाँ पहुँचता है? राइट एट्रियम में पहुँचता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि स्टमक और इंटेस्टाइन से जो भी ब्लड कलेक्ट हुआ वो डायरेक्टली वेना केवा में नहीं जाएगा, पोस्टीरियर वेना केवा में नहीं जाएगा। तो पहले वो कहाँ एंटर करेगा? फर्स्ट एंटर्स द लिवर एज अ कंबाइंड हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। स्टमक और इंटेस्टाइन से ब्लड जो भी आया हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में आया पहले, उसके बाद उसको पोर्ट किया जाएगा पोस्टीरियर वेना कावा में। तो इस तरीके से क्या होता है? देयर इट ब्रेकअप इनटू द कैपिलरीज इन कंट्रास्ट टू द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेन, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि there it pick up into the capillaries in contrast to the general characteristics of the vein, and a new vein is called hepatic vein. एक new vein prepare हो जाती है, is formed by their reunion which join the posterior vena cava. तो कॉमन टंग में अगर ये कह दें कि जो स्टमक और इंटेस्टाइन से ब्लड को कलेक्ट किया गया था वेन्स के थ्रू, तो वो पोस्टीरियर वेना केवा में रिलीज ना होके वो पहले कहाँ पहुँचेगा? लिवर में पहुँचेगा। किसके थ्रू पहुँचेगा? हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू पहुँचेगा। फिर वहाँ से कैपिलरी रिलीज होती है, वो कैपिलरीज जो होती हैं वो क्या बनाएंगी? हेपेटिक वेन बनाएंगी। उस हेपेटिक वेन को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। कहाँ ज्वाइन कर देते हैं? पोस्टीरियर वेना केवा में वो ज्वाइन कर देते हैं। तो बाय डेफिनेशन अ पोर्टल वेन इज वन विच स्टार्ट विद कैपिलरी. A portal vein is one which start with capillaries and also end in capillary, ठीक है। तो ये बात आप बिल्कुल श्योर अपने माइंड में रखेंगे। पोर्टल वेन पे क्वेश्चन अगर आया है, ये स्टेटमेंट आया है, पोर्टल वेन इज अ वेन दैट स्टार्ट विद कैपिलरी एंड ऑल्सो एंड इन कैपिलरी। कैपिलरी से स्टार्ट हो रहा है, कैपिलरी पे एंड हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? पोर्टल वेन बोलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हेपेटिक टर्म नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे अभी केवल पोर्टल वेन की बात चल रही है, ठीक है। पोर्टल वेन जो कैपिलरी से स्टार्ट होता है, कैपिलरी पे एंड होता है, ठीक है। तो 2 टाइप के पोर्टल सिस्टम्स होते हैं। वैसे तो आपके पास हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ही बताया जा रहा है, रिनल पोर्टल सिस्टम भी होता है, हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम भी होता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे ओनली एंड ओनली हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है जो हमने आपको समझा दिया। अब और क्या किया मैंने यहाँ पे क्या बोल रखा है? यूटिलिटी ऑफ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम।
तो क्या बोल रहे हैं, द फूड एब्जॉर्ब बाय द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन इज फर्स्ट ब्रॉट टू द लिवर। ठीक है, तो स्टमक और इंटेस्टाइन से जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ उसे पहले कहाँ लाया जाता है, लिवर में लाया जाता है, विच एक्ट लाइक अ स्टोर। तो लिवर स्टोर की तरह से वर्क करेगा, एंड टू रेगुलेट द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी को भी रेगुलेट करेगा जो जनरल ब्लड में सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, एक्सेस शुगर इज स्टोर्ड। ठीक है, अगर हमने ग्लूकोज एक्स्ट्रा ले रखा है तो लिवर क्या करेगा, एक्सेस शुगर को स्टोर करेगा, किस में, ग्लाइकोजन में स्टोर कर लेता है। ठीक है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनो नहीं ग्लाइकोजेनेसिस, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, जिसमें क्या हुआ, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो गया। ठीक है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो गया, एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो गया, प्रोसीजर को क्या बोल दिया, ग्लाइकोजेनेसिस बोल दिया। ऑल्सो सर्टेन पॉइजन्स इफ एब्जॉर्ब थ्रू द फूड आर डिटॉक्सिफाइड इन द लिवर। तो यहाँ से दो बातें समझ में आ रही हैं, एक तो अगर हो सकता है कि टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लिया हो तो वो टॉक्सिन क्या हो जाएगा, डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। सेकेंड थिंग क्या है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं तो उनको स्टोर कर लिया जाता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं तो उनको स्टोर कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये हो गया पोर्टल सिस्टम की यूटिलिटी। अब कुछ मेन ब्लड वेसल्स दे रखी, जैसे हमने आपको ये ब्लड वेसल्स के अबाउट कुछ बता दिया था स्टार्ट में जब हार्ट का स्ट्रक्चर देख रहे थे। ठीक है, तो ये तो हमने वो पढ़ लिया था। अब जरा यहाँ पे देखते हैं, ब्लड वेसल्स एंटरिंग द लिवर, ब्लड वेसल्स एंटरिंग द लिवर, तो हेपेटिक आर्टरी, ठीक है, फ्रॉम ओर्टा इनटू द लिवर, हेपेटिक पोर्टल वेन जो स्टमक से आ रही है, इंटेस्टाइन से आ रही है, ब्लड वेसल्स लीविंग द लिवर, हेपेटिक वेन। किडनी की जब बात करेंगे तो रेनल आर्टरी जो एंट्री कर रही है, ठीक है, और ब्लड वेसल्स जो क्या कर रही है, किडनी को लीव कर रही है। तो ये इस तरीके से हुआ। ये इमेज है, इस इमेज की नेमिंग को आप लोग फॉलो कर लेंगे। ठीक है, इस इमेज पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नेम वाइज करके आते हैं, तो ये तो बेटा आपको देखना ही पड़ेगा। क्लियर, चलिए, तो इस तरीके से हमें लगता है कि आपका ये चैप्टर नहीं अभी एंड नहीं हुआ है, यहाँ पे पल्सेस वाली बात को बताया जा रहा है फिलहाल। अब जो पल्स वाला कंसेप्ट है हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर पे फॉलो करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आएगा और आपको बातें मैक्सिमम समझ में आई होंगी। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।